प्राचीन भारतीय कहावत है, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। अब यह कहावत वर्तमान में भारत की उन सरकारों पर लागू होता है जिन्होंने आज़ादी के बाद मंदिरों पर नियंत्रण किया। ये वे करेले हैं जो कि नीम की झाड़ पर चढ़ करके, नीम के पेड़ पर चढ़ के और कड़वे हो गए थे और वर्तमान में भी चल रहे हैं। उसका उदाहरण मैं आपको तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर देने जा रहा हूं। जिस प्रकार आतताइयों ने, बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत की अस्मिता पर, सनातन धर्म पर प्रहार किए, इनको नष्ट करने के पूरे प्रयास किए, बहुत सारी चीजें नष्ट भी कर दी, लेकिन वे सनातन पद्धति को पूर्णतः नष्ट करने में असमर्थ रहे और उसी के अंकुर आज खड़े हो रहे हैं, जिन्होंने की कसम खाई है इन आतताइयों के विचारों को नस्तनबूद करने की। औरंगजेब से पहले मुगल कालीन सत्ता रही हो या उससे पहले अन्य आतताई भारत में आए हों बाहर से, उन्होंने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया भारत की अस्मिता और सनातन धर्म पर। मंदिर तोड़े, समाज में विघटन किए, अनेकानेक अमानवीय व्यवहार यहाँ के निवासियों पर किए। यह सब इतिहास में दर्ज है और इसे कोई भी तथाकथित प्रगतिशीलवादी इतिहासकार नकार नहीं सकता है, बशर्ते कि मनगढ़ंत इतिहास की पुस्तकों से उन्होंने अपनी लाइब्रेरी भरी हो। सच्चाई सच्चाई होती है और वह सबके सामने धीरे धीरे प्रकट हो रही है। जिस प्रकार की आतताइयों ने मुगलों के शासन से पहले सनातन धर्म पर आघात किए गए, अंग्रेजों के आने के बाद भी यह कम नहीं हुए। उनके तरीके अलग थे। अंग्रेजों ने सर्वेक्षण किया पूरे भारत का, यहाँ के मंदिरों का, विचारधाराओं का और अपनी जो संस्कृति से लोगों का जुड़ाव, उन्होंने सारा सर्वेक्षण किया। उसके बाद वे अनेक नतीजों पर पहुंचे और उन्होंने धीरे धीरे जो है, जैसे शिक्षा पद्धति, गुरुकुलों का जो विनाश करना, प्रभावहीन करना, लाखों जो गुरुकुल थे वो अब हजार भी नहीं हैं, ये सारी स्थिति पैदा करने वाले अंग्रेज थे। उनकी जो शिक्षा पद्धति, जो मैकले जो एजुकेशन सिस्टम जो बोलते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, वह उसमें बहुत कुछ रहा है, क्योंकि सबसे पहले कुठारघात किया गया शिक्षा पद्धति पर। अब मंदिरों पर कुठारघात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि शिक्षा के लिए वही एक स्रोत थे धन के लिए, कि जो वैदिक परंपरा हो, सनातन परंपरा हो, इनको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ स्रोत थे मंदिरों का धन। क्या होता है कि जब अंग्रेज आए 1817 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक्ट लाती है जिसका नाम रखा गया मद्रास रिलीजियस रेगुलेशन एक्ट, उसको नाम दिया गया। और यह एक्ट ऐसा था कि मंदिरों की जो भी इनकम थी उस पर सरकार का कंट्रोल हो जाए। 1840 में इसका जमकर विरोध हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसको ढुलमुल तरीके से अंग्रेजों ने जनता को शांत किया, पर लेकिन 1925 में फिर मद्रास रिलीजियस और चैरिटेबल एक्ट, इंडोर्समेंट एक्ट बोलते हैं जिसको, आया। तो इस पर भी जो है बहुत सारे विरोध हुए, विरोध को दबाया गया
मंदिरों की संपदा पर, मंदिरों की इनकम पर कंट्रोल करने का ये तीसरा प्रयास था। हो गया था काफ़ी कुछ, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें अभी भी जो है मंदिरों के संरक्षण में थी। 1927 में मद्रास हिंदू एंडोर्समेंट एक्ट आया, जिसने कि मंदिरों पर पूरी तरह से कब्जा कर दिया। ऐसे कानून बना दिए कि उस कानून का विरोध करने के लिए जनता आगे नहीं आई। अगर आई भी तो उनको पीछे करने के लिए सेकुलर प्रजाति के जो लोग थे सत्ता के लिए भूखे, वे तब से ही प्रयासरत थे। भारत के लोगों ने ही इसको बर्बाद किया। जैसे कि मैंने एक पिछले एपिसोड में मनुस्मृति को किस प्रकार से गलत तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी में ने अमेंडमेंट किया और उसके बाद उसको प्रोजेक्ट किया, ताकि उस चीज़ को, जो असली चीज़ है, उसको न दिखा करके नफरत का वातावरण भारतीय समाज में पैदा किया जा सके। इतिहास साक्षी है इसका, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, रिसर्च भी लोगों ने की है और सच निकला है। क्या होता है कि फिर 1951 में जब भारत आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों का, मुग़लों का जो तोड़ फोड़, सबटेशन और उनका कब्जा, लूट पाट, लूट खसोट, ये तो सारा थम जाना चाहिए था, पर लेकिन 1947 के बाद यह नहीं थमा। 1951 में एक्ट आया हिंदू मंदिरों पर कब्जा, सरकार का डायरेक्ट एक्शन मंदिरों के पर, और वो पैसा जो है उसका हिसाब किताब सरकार रखती थी। इनकम टैक्स, एडिट, ये सारा उन पर लागू था। जबकि वक्फ बोर्ड और चर्च की जो संपत्तियां हैं, ये गुरुद्वारे की संपत्तियां हैं, गुरुद्वारे की इनकम है, इनको इससे दूर रखा गया। क्या होता कि 1959 में इंडिया का चैरिटेबल एंडोर्समेंट एक्ट दोबारा आता है, आज़ादी के बाद दोबारा आता है, हम दोबारा बोल सकते हैं। यह इसलिए लाया गया कि लोगों को मोटिवेट किया गया कि भाई हम इस एक्ट को इसलिए ला रहे हैं ताकि लोग मंदिरों की प्रॉपर्टी का मिसयूज न करें, यहाँ की इनकम का मिसयूज न करें। जबकि मंदिरों के पास अपनी संस्थाएं थी और वे अपने आय और खर्चे का जो भी ब्यौरा रखते थे, उनको जो है किनारे कर दिया गया। उन पर तरह तरह के आरोप भी लगाए गए। यह सब चीज़ लोगों को मोटिवेट करके समझाया गया कि इसमें जो पंडित हैं ये चोर हैं, और कांग्रेस ने इस चीज़ को काफ़ी प्रोपोगेट किया कि ये लोग जो हैं धांधलेबाजी करते, मंदिरों में लूट खसोट मचा के रखी हुई है। जबकि स्थिति ऐसी नहीं थी, भिन्न थी। अगर थोड़ा बहुत कोई पंडित को दक्षिणा दे देता था तो वो तो चलता ही था, और आज भी चल रहा है। दुनिया हर देश में चल रहा है, अपना मंदिर बना के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर चल रहा है। लेकिन जो पब्लिक मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, उन पर सरकारों का कब्जा होना, या जो अधिक इनकम वाले मंदिर हैं उन पर सरकारों का कब्जा होना, यह दिखाता है कि करेला नीम पर चढ़ करके कितना कड़वा हो गया था। जो नीम का पेड़ मुगल सल्तनत, उससे पहले के लूट खसोट वाले और आतताई अंग्रेज महाधूर्त, उन्होंने तो करेल जो तीता काम किया ही, वो तो नीम की तरह काम करते थे, पर लेकिन नीम के ऊपर जो है एक करेला हो गया आज़ादी के बाद। वो भारत के जनप्रतिनिधि थे, वो कितने कड़वे थे, उन्होंने मंदिरों के साथ क्या किया, हिंदुओं की जो आय का किस प्रकार से दुरुपयोग किया, आज भी हो रहा है। यह धन सरकार के खाते में जाता है, बहुत बड़ी इसकी रकम है, और इसके बारे में आप गूगल खोल करके देख सकते हो कि कितना जाता है, या दूसरे समाचार पत्रों में, या सरकार के गजट में आप देख सकते हो, आरटीआई डाल के देख सकते हो कि कितनी बड़ी मात्रा में, कितने बड़ा अकाउंट, कितना बड़ा अमाउंट
जो सरकार जो मंदिरों से लेती है और उसका प्रयोग सबके लिए करती है, यहाँ तक कि हज जाने वालों के लिए भी वो पैसा जाता रहा है कांग्रेस काल में। कर्नाटक में एक कानून लाया जा रहा है जिसका कि विरोध कर रहे हैं सेकुलर प्रजाति के तत्व। उसमें क्या है कि 5 कानून जो कि सिर्फ मंदिरों पर ही लागू है कर्नाटक में, और यह जो है कर्नाटक में लगभग 3500 से अधिक मंदिर हैं, जहां पर कि 1400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। और उसके पड़ोसी राज्य तमिलनाडु, दक्षिण भारत का राज्य है, उसमें 44,000 मंदिर है वहाँ पर, और जिनका जो है रेवेन्यू 128 करोड़ जनरेट होता है। तो आप ये लगा लो कि 1991 में वर्शिप कानून लाने की क्या जरूरत थी, और ये 1991 में जब कांग्रेस वर्शिप कानून लाई थी, इसके पीछे क्या राज था। मंदिरों के जो पैसे का किस प्रकार से सरकार प्रयोग करती रही, लेकिन जो गुरुकुल हैं, मंदिरों द्वारा चलाए जाते थे, उनको नस्तनबूद कर दिया गया। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रही है। जो पुराने कांग्रेसी हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि ये सच है या नहीं है। क्यों 1925 में, उससे पहले 1919 में क्यों वहाँ पर कांग्रेस से आरएसएस के लिए लोग खड़े हुए, और उन्होंने भेदभावपूर्ण नीति गांधी की देखी, जिसके चलते हुए कि आरएसएस की स्थापना हुई 1925 में। और आगे चल करके क्या हुआ सब इतिहास पता है सबको। अब वही 1991 में कांग्रेस फिर कर गई खेल। ये कर्नाटक और तमिलनाडु के मैं आंकड़े बता चुका हूँ आपको कि 3500 मंदिरों से 1400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर्नाटक देता है। तो तमिलनाडु 44,000 मंदिरों में, जहाँ पर 128 करोड़ को का रेवेन्यू आता है। अब चलो वो तो तमिलनाडु का स्टेट का जो आंकड़ा दिया हूँ, दो साउथ इंडिया के साथ साथ तमिलनाडु में 5 लाख एकड़ से अधिक जमीन जो है मंदिरों के पास है। उसका भी प्रयोग कैसे कर रहे हैं, सरकारी तंत्र किस प्रकार कर रहा है, जग जाहिर है। इसकी तुलना में जो अभी जो चर्च हैं, जो लीज पर लिए गए चर्च हैं, उनका समय भी हो गया है, और समय हो गया था, कांग्रेस उन पर जो है चुपचाप रही। इसके साथ साथ जो चर्च की बात तो अलग रखिए, चर्च ऐसा है कि ईसाइयों का एक समूह जो है, एक संप्रदाय जो है शांति प्रिय भी है। मिशनरियों का एक दूसरा चेहरा जो कि धर्म परिवर्तन का, वो खराब है, पर लेकिन जो उनकी जो अपने वर्शिप तरीके हैं बहुत शांत है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन जो धर्म परिवर्तन की उनकी जो तौर तरीके हैं, उसके कारण जो है यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, जिसके कारण कि वे बदनाम है। वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी, अब आप कई बार आपने सोशल मीडिया में, अखबारों में पढ़ा होगा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी तीसरे नंबर पर आती है। सबसे अधिक जमीन कैंटोनमेंट की है, उसके बाद रेलवे की है, और उसके बाद जो है वक्फ बोर्ड की है। और कितनी है इसकी कोई गिनती नहीं है, कुछ वैध है कुछ अवैध है। अगर उस वक्फ बोर्ड की जो जमीन पर कोई भी मुसलमान या हिंदू या कोई भी अतिक्रमण करता, तो वे बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, कोई चू भी नहीं करता है। वहीं अगर हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर सरकार खाली कराती है, तो तथाकथित सेकुलर प्रजाति के तत्व ग्राउंड में आ जाते हैं, और वे जो है उन लोगों का साथ देते हैं जो जिहादी तत्व। अब ये मैंने आपको बता दिया कि हल्द्वानी में, रुड़की में, हरिद्वार में, जो उत्तराखंड के गेटवे जो है, वहाँ पर जिहादी तत्वों को क्यों बसाया गया, वहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी क्यों बसाए गए,
पिछले 30 साल से। मेरी उम्र के जितने लोग हैं जिन्होंने हल्द्वानी देखा, 30 साल पहले इस प्रकार की रेल के किनारे बस्तियां नहीं थी। आज जिस प्रकार के कागज दिखाए जा रहे हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में, तो ये मेरी उम्र के लोगों से पूछो जो उत्तराखंड के हैं या हल्द्वानी के आसपास हैं, उनको पूछिए आप, तो आपको सही पिक्चर नज़र आएगी और आप देखोगे कि वहाँ पर क्या स्थिति है। पहले में आज में, उस समय डिजिटल एज नहीं थी, कोई वीडियो नहीं बना सकता था। आज वीडियो बना है, वो जगह खाली थी, कुछ ही लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। रेलवे की ज़मीन 30 साल पहले इतना कब्जा नहीं, इक्के दुक्के घर थे। और आज वहाँ कई मस्जिदें बन गई हैं, घर बन गए हैं। अब सरकार जब रेलवे अपनी ज़मीन को खाली करा रही न्यायालय के आदेश के बाद, तो उस पर जो है बवाल खड़ा हो गया है कि भाई जो है मानवाधिकारों की बात है। भाई तुम मानवाधिकार तुम्हें पता नहीं, तुम सरकारी ज़मीन में बैठे हो। तो ये इनको बसाने के लिए अकेले पाकिस्तान को हम दोष नहीं देते हैं। पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है वो चीन के इशारे पर काम करती है। चीन इन लोगों को बसाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से पैसा देता है। पहले जिहादियों को बसाता है, फिर वहाँ पर उस देश में विघटनकारी काम कराता है, आतंकवाद फैलाता है, फिर अपने वर्चस्व को, बामबंद को बढ़ाता है। ये स्ट्रेटजी है चीन की। और चीन से लगा हुआ जो उत्तराखंड है, चीन को उसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। नेपाल में आतंकवादियों का अड्डा बन गया है। यही कारण है, टनकपुर हो या नेपाल से जितने जाने वाले गेटवे हो, नेपाल का बॉर्डर लाइन हो, जिहादियों की, रोहिंग्याओं की और बांग्लादेशियों की बस्ती आप देख सकते हो कितने मदरसे हैं। एक सघन जो है वहाँ पर जनसंख्या हो गई है, वो देख सकते हो। इसके पीछे अब क्या है कि नेपाल को अराजक बनाना है। पहले वहाँ पर एफएटीएफ में तो आ ही रहा है, उसके बाद जो है चीन अपना काम करेगा। अब जो पोखरा का जो एयरफील्ड है, जो कि चाइना ने कंस्ट्रक्ट किया था नेपाल से मिल करके, चाइना आने वाले समय में कुछ अपना क्लेम करने वाला, सारे नेपाली देखेंगे जिन्होंने वामपंथियों को वोट दिए है। भाई फसल तुमने बोई, अब काटो। अब चीन धीरे धीरे तुम्हारी जमीन अतिक्रमण करेगा। उसके बाद जो रास्ता रेल का बना रहा है वो आपके लिए नहीं है, आप जाओगे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, और इस बार निकलना मुश्किल है, क्योंकि विदेशों का इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा और चीनी चंगुल में फंसोगे। चीन तो खुल कंगाल हो रहा है। सिमिलरली जैसे पाकिस्तान की हालत हो गई है पड़ोस में, आज वहाँ रोटी खाने के लिए नहीं है, भिखारी की तरह पाकिस्तानी घूम रहे हैं। नेपाल का भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि श्रीलंका सामने है उसका उदाहरण। तो ये जियो पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट है, यह जुड़ा हुआ है उत्तराखंड से भी, भारत के आंतरिक मामलों से भी। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? सेकुलर प्रजाति के तत्व जो कि धरने में बैठे हैं हल्द्वानी जैसे कब्जे को हटाने के विरोध में, या जिन्होंने जो है पिछले 1817 से लेकर के, चलो ब्रिटिश पीरियड को हम छोड़ देते हैं, लेकिन 1951 से लेकर के और 1991 तक के जितने अमेंडमेंट है, चाहे वो जो 1968 का या 1927 का जो भी चेंजेज हुई है, तो उसको जो है हम किस प्रकार से देखते हैं, क्यों चेंजेज हुई है, क्यों सेकुलरों ने ऐसा चेंज किया है? कुर्सी का लालच और जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे उनके संबंध भारत विरोधियों से, भारत को नष्ट करने के लिए जिहादी अंतर्राष्ट्रीय जो एक कार्यक्रम चलता है उससे उनके तार आज भी जुड़े हुए हैं। चीन यही चाहता है भारत में अराजकता हो, और यहाँ पर जो है यह महाशक्ति का जो सपना देख रहा है वो उसका फेल हो जाए। यह काम घर के अंदर बैठे हुए देश के दुश्मन कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो इन स्थितियों को देखते हुए भारत के तमाम नागरिकों को जागना पड़ेगा, विशेषकर उत्तराखंड को, जो कि दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ, चीन से और नेपाल से। पश्चिमी नेपाल में आप जाकर देख सकते हो, या भारत और नेपाल के जो राज्य हैं, यूपी या बिहार है,
सिक्किम है, वहाँ जो बॉर्डर लाइन है, इधर भी उधर भी जिहादियों के मदरसे बने हुए हैं। उन पर ना तो नेपाल का सवाल, नेपाल को तो अब सवाल ही खड़ा नहीं उठता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वामपंथी लाल सलाम आ गया है। और यहाँ जो भारत के राज्य हैं, वहाँ पर राज्य सरकारें, उनकी पुलिस चुप क्यों है? क्यों वहाँ की सेकुलर सरकारों ने इस पर एक्शन नहीं लिया है? इस पर भी मंथन करने वाली बात है। बहुत बड़े बड़े लच्छेदार आ रहे हैं भाषण नेताओं के, या सोशल मीडिया में जो आ रहा है वो तो बता ही सकते हैं, उनके पास तो सत्ता है नहीं। एक्शन किसने लेना है? सरकार ने लेना है। अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है, न्यायपालिका को उसकी जगह नहीं बताई जाती है, तो यह चलती रहेगी और भारत का अस्तित्व आने वाले समय में थोड़ा संकटमय हो जाएगा और बढ़ता रहेगा। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मैं मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप, गैरसैंण। नमस्कार, धन्यवाद।